नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे पार्ट 1 पे राज का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पे, ठीक है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे पार्ट 2 पे। आज हम लोग आर्टिकल देखेंगे 41 to 51, ठीक है। इसके पहले हम 36 to 40 पहले चर्चा कर चुके थे। अब 41 से 51 में देखेंगे राज का नीति निर्देशक तत्व, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एकाग्र होकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, राज का नीति निर्देशक तत्व। पहले इसके पहले हम 36 to 40 चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में उसको आप जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसका बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राज का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको भाग 4 में रखा गया। इसको कहाँ रखा गया, भाग 4 में। इसके लिए क्या बोला गया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। यह न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार देना चाहेगी तो आपको देगी, अगर नहीं देना चाहेगी तो यह आपको सरकार नहीं दे सकती। ये क्या बोला गया कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक। तो यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं राज का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको रखा गया 36 to 51 में। आर्टिकल 36 to 51 अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया, ठीक है। तो इसको कहाँ रखा गया, भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 में। तो चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं आर्टिकल 41 को। पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में क्या बोला गया कि राज का परिभाषा है। उसमें क्या बोला गया, राज का परिभाषा है, ठीक है। राज का मतलब यहाँ स्टेट नहीं होता, राज का मतलब होता है स्टेट, केंद्र और स्थानीय प्रशासन, ठीक है। और यहाँ आर्टिकल 37 में क्या बोला, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। या क्या बोला गया कि सरकार देना चाहेगी तो देगी, नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। या क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 में बोला गया कि लोक कल्याण, या लोक कल्याण की बात करता है, सभी को क्या करता है, समान न्याय की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, लोगों के कल्याण की बात करता है। 39 में क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष को। अगर कोई पुरुष वही काम को कर रहा है, अगर वही स्त्री वही काम को कर रहा है तो दोनों को क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। दोनों का क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पुरुष 5 घंटा कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वही में उसी चीज़ में स्त्री 5 घंटा वही स्कूल में पढ़ा रही थी, इसको क्या होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, इसीलिए टीचर लोग मांग करते रहता कि हमको समान कार्य समान वेतन चाहिए, नियोजित शिक्षक लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में बोला गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो महात्मा गांधी जिनका सपोर्टर थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर बोलते थे कि नहीं, ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोले, इनका क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वो बोले कि जिनको ग्राम पंचायत अपनाना है वो अपनाए, जिनको नहीं अपनाना है वो नहीं अपनाए। तो इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, राजस्थान में। कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 41 को। तो चलिए आर्टिकल 41 पे हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 40 से हम देख चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो आर्टिकल 41 क्या बोला कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना है, मतलब कुछ दशाओं में, ठीक है। क्या बोला कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। जैसे कि कुछ दशा क्या है, जैसे बुढ़ापा, कोई व्यक्ति विकलांग है, क्या है, जैसे कि बुढ़ापा, विकलांग, शिक्षा। तो जैसे कि बुढ़ापा में उसको क्या दिया जाता है, बूढ़ा पेंशन दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है, हर राज्य सरकार क्या करते हैं कि 500 रुपया उसको क्या करते हैं, बूढ़ा पेंशन मिलता है, ठीक है। वृद्धा पेंशन मिलता है, जिनको हम लोग बोलते हैं वृद्धा पेंशन। उनको क्या मिलता है, बुढ़ापा में उनको क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन। हर व्यक्ति को 500 रुपया दिया जाता है, 60 साल से ऊपर वाले को। विकलांग को, विकलांग के लिए यहाँ पे क्या है, विशेष प्रावधान। यहाँ पे क्या कहा गया, विकलांग। विकलांग को क्या करते हैं, सरकार क्या देती है, साइकिल देती है। विकलांग को वो 3 चक्का वाला क्या देती है, सरकार साइकिल देती है। उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था। कुछ दशाओं में क्या बोला गया कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। तो जैसे कि विकलांग है, तो विकलांग को क्या किया, सरकार साइकिल दिया। बुढ़ापा में क्या दिया, वो वृद्धा पेंशन देता है। जैसे कि शिक्षा, कुछ दशाओं में शिक्षा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बुढ़ापा में फिर क्या करता है, उसको शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। बुढ़ापा में भी शिक्षा दिया जाता है। अब यहाँ क्या बोला गया, ये हम देख लिए आर्टिकल 41। अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 42 को। आर्टिकल 42 में क्या बोला गया, न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता। क्या बोला गया, न्याय संगत। क्या बोला गया, न्याय संगत क्या है, मनोचित दशा, मतलब मनोचित दशा में न्याय संगत। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए ग्रुप डी में काम कर रहा है, कौन चीज़ में, ग्रुप डी में, GROUP, ग्रुप डी में, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर ग्रुप डी में काम कर रहा है, उसका काम हार्ड वर्क है, क्या है, हार्ड वर्क काम है, ठीक है। उसका काम क्या है, हार्ड वर्क काम है। उसका व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, ठीक,
वो व्यक्ति का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो उसका क्या करता है, हार्ड वर्क तो आप करने के लिए नहीं बोलिएगा। तो यही बोला गया कि कुछ दशाओं में मनोचित दशा, मतलब मनोचित दशा में उसको न्याय संगत काम मिलना चाहिए। मनोचित दशा में उसको न्याय संगत काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको, हाँ ठीक है उसका तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत काम में लगा दीजिए। अब मनोचित दशा में उसका तबीयत जैसे कि खराब है, आप उसको बोलिएगा गिट्टी टारने के लिए, बेचारा वो गिट्टी टार पाएगा, नहीं टार पाएगा। तो वही बोला कि मनोचित दशा में उसको न्याय संगत काम मिलना चाहिए, उसके अनुसार अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया कि मनोचित दशा में, ठीक है, न्याय संगत काम, मनोचित दशा में न्याय संगत मतलब उसके अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए। अगर वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में असमर्थ है, वो काम को नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि कोई व्यक्ति कोई काम को अगर नहीं कर पाता है तो उसके लेवल का उस स्थिति में जो काम है उस काम दीजिए, ना कि उसको हार्ड वर्क दे दीजिए। क्या कीजिए, ना तो उसको हार्ड वर्क दीजिए। प्रस्तुति सहायता मतलब उसको सहायता कीजिए। जैसे कि मान लीजिए, इसीलिए क्या करता है, हर गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है, इसलिए हर गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जब महिलाओं को, मतलब प्रेग्नेंट जब रहती है, प्रेगनेंसी पीरियड में जब महिलाएं रहती है, जब उनको बच्चा होने वाला रहता है, तो क्या होता है कि सरकार उनको 3 महीना पहले छुट्टी दे देते हैं। क्या करते हैं, सरकार 3 महीना पहले इसमें छुट्टी दे देते हैं, ठीक है, वो कोई चीज़ में हो महिला। और सरकार क्या करती है, जिस चीज़ में महिलाएं हो, सरकारी कार्यरत में हम बोल रहे हैं कि उसको क्या करती है, सरकार 3 महीना पहले महिलाओं को छुट्टी दे देती है। अगर ये महिलाएं प्रेगनेंसी पीरियड में है और इनको बच्चा होने वाला, तो इनको क्या करेंगे, 3 महीना पहले छुट्टी दे देंगे और इनका पेमेंट भी नहीं काटेंगे। ठीक है, इनका पेमेंट भी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये क्या है, न्याय संगत है, इनको क्या है, न्याय संगत है, मनोचित दशा है, मतलब ऐसा इनको दशा है। ठीक है, इनको प्रेगनेंसी पीरियड में क्या कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। उसके बाद ये क्या हुआ कि 3 महीना इनको पहले छुट्टी दे देता है बच्चा होने से पहले, और 3 महीना पहले दिया जाता है और 3 महीना बाद तक दिया जाता है। बउआ होने से 3 महीना पहले तक दिया जाता है, ठीक है, और बउआ होने के बाद 3 महीना पहले तक दिया जाता है, मतलब बउआ हो गया उसके बाद भी 3 महीना छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बोला गया कि उसके पति को 15 दिन पहले छुट्टी दिया जाता है। उसके जो पति हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, ठीक है, इनको 3 महीना बेबी होने से पहले इनको छुट्टी दिया गया और 3 महीना होने के बाद दिया गया, तो कितना हो गया, 6 महीना छुट्टी हो गया। तो ये सिर्फ 2 ही बच्चा पे लागू, ये नहीं कि 15-20 को बाल बच्चा पैदा कर दीजिएगा आपको हर साल 6 महीना छुट्टियाँ मिलेगा, ये सब नहीं होगा। ये क्या है, सिर्फ 2 ही बच्चा पे लागू है। ठीक है, ये क्या है, 2 ही बच्चा पे लागू है कि 3 महीना आपको पहले छुट्टी मिलेगा, बेबी होने के बाद 3 महीना बाद तक आपको छुट्टी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया कि कुछ दशाओं में मनोचित दशा में न्याय संगत काम, ठीक है, उसके जो पति होंगे, हाँ, अब उनके जो पति होंगे, उनके पति को 15 दिन पहले छुट्टी दिया जाता है, 15 दिन बेबी होने से बाद छुट्टी दिया जाता है। बच्चा जो हो जाता है तब तक उसके 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाता है, और 15 दिन पहले से कि अच्छा जो महिलाएं हैं इनको देख रेख कौन करेगा भाई, उनका हस्बैंड रहेंगे तब तो देख रेख करेंगे, तो उनका पति को भी 15 दिन पहले छुट्टी दिया जाता है, 15 दिन बाद तक छुट्टी दिया जाता है। तो इसीलिए बोला गया कि न्याय संगत में मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता, न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता, मतलब उनको जो जिस दशा में उस दशा में उनको काम दिया जाए। ठीक है, तब यहाँ मेंसुरेशन साइकिल, अब देखिए हम लोग मेंसुरेशन साइकिल पे, जैसे कि मासिक धार्मिक जो चलता है लेडीज लोग को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन साइकिल, उनको क्या किया कि केरल एक ऐसा राज्य है कि उनको 3 दिन महीना में छुट्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, 3 दिन महीना में क्या देती है, छुट्टी देती है। केरल राज्य जो है 3 दिन क्या करती है, महीना में छुट्टी देती है। कोई भी हो, पुलिस लाइन की आदमी हो या किसी भी कार्यरत में, सरकारी कार्यरत में जो महिलाएं होती है, उनको क्या करता है, केरल सरकार महीना में 3 दिन छुट्टी देती है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि न्याय संगत में मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता देना। तो आप लोग आर्टिकल 42 को समझ चुके होंगे। अब हम लोग आर्टिकल 43 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 43 क्या बोलता है, निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 बोल रहा है निर्वाह मजदूरी, मतलब लिविंग वेज। क्या है, लिविंग वेज। ठीक है, लिविंग वेज मतलब कि उसको इतना मजदूरी दीजिए, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम करता है तो उसको इतना मजदूरी दीजिए कि उसका क्या हो सके, निर्वाह हो सके, उसका क्या हो सके, निर्वाह हो सके, उसको गुजर बसर हो सके। अगर कोई व्यक्ति से आप काम करवा लिए, ठीक है, अब उसका मजदूरी नहीं दीजिएगा तो उसका निर्वाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति से आप क्या किए,
मजदूरी नहीं दिए तो उसका क्या होगा, निर्वाह होगा। तो ये आर्टिकल 23 के तहत चल जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 23 के तहत चल जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस पर आप शोषण नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या बोला गया, निर्वाह मजदूरी, इनका इतना मजदूरी दीजिए कि इनका क्या हो सके, गुजर बसर हो सके आपके यहाँ ये व्यक्ति जो काम करते हैं, ठीक है। ये यहाँ अब इसको काम करवा लिए, इससे 300 काम करवा लिए, अब इसको 250 रुपया दिए। तो इसमें भी क्या है कि न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं, ये न्यायालय नहीं जा सकता, ये व्यक्ति कहाँ नहीं जा सकता, न्यायालय नहीं जा सकता। ये नहीं कि आप काम 300 करवा लिए, इसको 250, यहाँ पे क्या बोला गया कि 300 का अगर कोई व्यक्ति को काम करवाते हैं उनको 250 मजदूरी दे देते हैं, तो इसमें क्या है, ये व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकते। यहाँ क्या कहा गया कि न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, न्यायालय में क्या कहा गया, परिवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर इसका व्यक्ति का को दिन भर काम करवाते हैं और इसको मजदूरी नहीं देते, क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको इस पर क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, निर्वाह मजदूरी, आप उस व्यक्ति को इतना मजदूरी दीजिए कि उस व्यक्ति का परिवार चल सके, ठीक है, उसका व्यक्ति का क्या हो सके, निर्वाह हो सके। आर्टिकल 43 का इसको बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 43 का को बाद में जोड़ा गया। जैसे आप देखिए का ख, इसको समझ जाइए कि बाद में जोड़ा गया। इसमें बोला गया आर्टिकल 43 का में बोला गया कामगारों की भागीदारी, मतलब जो कंपनी में आपका काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई कंपनी है, ठीक है, आपकी बात की मान लीजिए कोई कंपनी है, एक सेकेंड, ये क्या है, कंपनी है, आपका क्या कंपनी है। तो जो व्यक्ति आपका कंपनी में ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया कि कामगारों की भागीदारी, उनसे कामगारों से उसका क्या कीजिए कि जब कंपनी में कभी भी दुर्गा पूजा की छुट्टी हो, दीपावली की छुट्टी हो, कि कब से होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, तो क्या कीजिए, एक बार कंपनी के कर्मचारियों से राय सलाह ले लीजिए, कंपनी के कर्मचारियों से क्या कीजिए, राय सलाह लीजिए। तो यही बोलता है कि कामगारों की भी क्या होनी चाहिए, कंपनी में भागीदारी होनी चाहिए, कामगारों की भी क्या होनी चाहिए, कंपनी में भागीदारी होनी चाहिए, कि हमको कितना दिन पहले से छुट्टी देना और कितना दिन तक देना, इनको भी थोड़ा सा साथ रखना चाहिए, ठीक है, डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर बोला गया कि कामगारों की भागीदारी, और यहाँ पर बोला गया सहकारी समिति। यहाँ पर क्या बोला गया, सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब समझिए कि जैसे कि बैंक है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव। तो इसको बोलते हैं सहकारी समिति। जैसे कि नहीं सुनते हैं आप लोग कि सहकारी बैंक है, ठीक है, जैसे कि सुधा, सुधा क्या है, सुधा क्या है, सहकारी दूध वाला है, ठीक है। अमूल, अमूल क्या है, अमूल क्या है, सहकारी, अमूल क्या है, सहकारी है, ठीक है। तो सहकारी समिति, यहाँ पर क्या बोला गया, सहकारी समिति, ठीक है, कोऑपरेटिव। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, कोऑपरेटिव, मतलब इसमें सरकार की भी भागीदारी है और आपकी भी भागीदारी। तो जैसे कि बंधन बैंक है या कोई भी बैंक है, HDFC, तो उसमें क्या है, HDFC, तो उसमें बहुत सारे लोग के भागीदारी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी या सहकारी, और उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव, मतलब सभी लोग के सहायता से चल रहा है समिति, ठीक है, सभी लोग। जैसे कि ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्र में देखिएगा कि सहकारी, जैसे कि जीविका दीदी लोग क्या करते हैं, सहकारी में ही आते हैं, ठीक है, एक समूह बनाकर वो क्या करते हैं, अपना संस्था चलाते हैं, एक समूह बनाकर क्या चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, 8-10 लोग मिलकर क्या बनते हैं, समूह बनाते हैं और उसमें क्या चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी, ठीक है। तो आर्टिकल 43 आप लोग समझ चुके होंगे, आर्टिकल 43 समझ चुके होंगे कि आर्टिकल 43 में बोला गया निर्वाह मजदूरी, कामगारों की भागीदारी और सहकारी समिति। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, आर्टिकल 41 में क्या बोला गया कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मतलब बुढ़ापा, विकलांग, ये सब में क्या है, शिक्षा में क्या है, सरकारी सहायता प्राप्त होना चाहिए। 42 में क्या बोला, न्याय संगत मनोचित दशा प्रस्तुत सहायता, मतलब उस व्यक्ति को उस दशा में काम दीजिए, ठीक है, जिस दशा में वो है। ये नहीं कि उसको चलने का समाग नहीं, उसका गोड़ में जाता बांध दीजिएगा तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ग्रामीण में कहावत है ये सब, ठीक है। 43 में क्या बोला गया, निर्वाह मजदूरी, उसको इतना मजदूरी दीजिए कि उसका बाल बच्चा का निर्वाह हो पाए, ठीक है। तो चलिए 43 तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग अब देखते हैं 44 को, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 44 को, ठीक है। आर्टिकल 43 को हम देख चुके हैं, अब आर्टिकल हम लोग 44 को देख रहे हैं कि आर्टिकल 44 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि समान नागरिक सिविल संहिता, ठीक है, समान नागरिक सिविल संहिता, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि विवाह के क्षेत्र में, तलाक के क्षेत्र में, बस या सूत्राधिकारी के क्षेत्र में, मतलब किसी व्यक्ति को गोद लेना है तो 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को क्या करना है, गोद लेना। तो समान नागरिक, यहाँ पर क्या बोला गया, समान नागरिक, मतलब सभी नागरिकों क्या क्या है, सिविल संहिता, मतलब समान नागरिक सिविल संहिता, मतलब सभी व्यक्ति को समान न्याय होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अपराध कर देता तो अपराध के क्षेत्र में क्या है, सभी व्यक्ति को समान न्याय के अनुसार कानून मिलेगा, ठीक है, समान न्याय के अनुसार क्या होगा, उसको सजा होगा। लेकिन वही विवाह के क्षेत्र में ऐसा नहीं है,
ठीक है। विवाह के क्षेत्र में ऐसा क्या नहीं है, तलाक के क्षेत्र में ऐसा क्या नहीं है, मुस्लिम में तलाक का कानून अलग है, हिंदू में अलग है, ठीक है। विवाह के क्षेत्र में हिंदू का क्या है कानून अलग है, मुस्लिम का कानून अलग है। वसीयत उत्तराधिकारी के क्षेत्र में जैसे कि मुस्लिम का पहले ही उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। मुस्लिम का क्या होता है, सॉरी हिंदू का क्या होता है, जैसे कि मुस्लिम है, कोई व्यक्ति क्या है मुस्लिम है, इसको समझिएगा, तो इसका क्या है, इसका जो उत्तराधिकारी होंगे जैसे कि उसका पोता होगा, ठीक है। उसका जैसे कि दादा है तो दादा पोता उसका उत्तराधिकारी होगा कि नहीं होगा मुस्लिम में ये नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर हिंदू है तो उसका दादा का जो प्रॉपर्टी है लेकिन उसका जो पोता है उसका क्या बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। उस संपत्ति का क्या बनेगा हिंदू में, उस संपत्ति का हिंदू में क्या बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा होगा कि नहीं होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है ये दादा जो है ये अपना जमीन ये अपना बेटी का नाम कर दे या किसी और का नाम कर दे, इसका क्या है पोता उत्तराधिकारी अभी नहीं बन सकता जब तक उसका दादा है। लेकिन इसमें क्या है कि संपत्ति का जो हिंदू में है, हिंदू में क्या है जब उसका पोता है वही अगला आगे पीढ़ी का क्या होगा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मुस्लिम में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बोला उत्तराधिकारी, गोद लेना। अगर किसी व्यक्ति को आप गोद लेते तो क्या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को आप गोद ले सकते हैं। 21 साल से ज़्यादा व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, गोद नहीं ले सकते। ये नहीं पता चला कि आप 30 वर्ष के व्यक्ति को गोद ले लिए तो 30 वर्ष के व्यक्ति को आप गोद नहीं ले सकते। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ही आप क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। तो आर्टिकल 44 आप समझ चुके होंगे कि समान नागरिक सिविल संहिता, मतलब इसमें क्या है कि आप कोई मतलब क्राइम करते हैं उसमें आपका कानून क्या है, समान है। लेकिन विवाह के क्षेत्र में, वसीयत के क्षेत्र में, तलाक के क्षेत्र में, गोद लेने के क्षेत्र में क्या है, इसमें समान नहीं है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कानून क्या है, समान नहीं। सरकार इस पे मतलब काम कर रही है लेकिन इसमें क्या है, सरकार सफल नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आर्टिकल 44 हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल 45 को अब हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 45 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 45 बोलता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, फ्री शिक्षा देना है। जैसे कि समझ लीजिए कोई बच्चा है 6 से 14 वर्ष के, तो उनके माता पिता या अभिभावक को ये क्या हो आदेश देता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, फ्री शिक्षा देना। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक शिक्षा। जैसे 6 वर्ष से बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ना स्टार्ट क्या हो रहा है, कब तक पढ़ेगा, 14 वर्ष तक उसको फ्री शिक्षा मिलना ही मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे को 6 से 14 वर्ष को शिक्षा अनिवार्य है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 21 में भी बोला गया, आर्टिकल 21 में भी बोला गया क्या, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, ठीक। आर्टिकल हमारे 45 में बोला गया। तो यहाँ क्या बोला गया, 6 से कम उम्र के बच्चों को। इसको कब जोड़ा गया, पहले ये नहीं था, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लागू किया गया, ठीक है। इसको कब लागू किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, कब लागू किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसे क्या किया गया, लागू कर दिया गया। तो आर्टिकल 45 आप लोग समझ चुके होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना, फ्री शिक्षा देना, मतलब प्राथमिक शिक्षा उसको क्या करना, उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद क्या 46 क्या बोलता है कि SC ST, ठीक है। SC ST क्या बोलता है, अनुसूचित जाति निचले वर्ग के जो लोग हैं SC ST उनको क्या करना है, विशेष प्रावधान की सुविधा है, ठीक है। SC ST को क्या करना है, विशेष प्रावधान की सुविधा उपलब्ध कराना है। आर्टिकल 46 बोलता है SC ST को विशेष प्रावधान की सुविधा उपलब्ध कराना है। किस किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक हित के क्षेत्र में, ठीक। उसको आर्थिक हित के क्षेत्र में, उसको क्या है, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। अगर आप इस पायदान पे, अगर इस व्यक्ति इस पायदान पे है तो इसको क्या करना, शिक्षा देकर इसके लेवल में लाना, इसके क्या करना है, लेवल में लाना। इसको किसको, SC और ST को, किसको, SC और ST को विशेष प्रावधान है, ठीक है। ये नहीं कि आप जनरल वाले को बोल रहे हैं, जनरल वाले आप ध्यान में नहीं रखिएगा, SC ST को है, ठीक है। कि इस कोई व्यक्ति इस मुकाम पर है, कोई व्यक्ति इस मुकाम पर है तो इसको क्या करना है, यहाँ ले जाना है, ठीक है। उसके बाद उसके लेवल में लाना है। तो उसके लिए क्या बोला गया कि SC ST को लिए विशेष प्रावधान की सुविधा है। किस किस क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक हित के क्षेत्र में और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, आर्टिकल 44, 45, 46 देख चुके। अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 47 पे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 47 पे, ठीक है। आर्टिकल 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 47 को। क्या आर्टिकल 47 क्या बोलता है, आर्टिकल 47 बोल रहा है कि पोषाहार युक्त, ठीक है, जिसको हम मिड डे मील बोलते हैं, पोषण युक्त खाना। आर्टिकल 47 बोलता है कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए, पोषण युक्त खाना मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, पोषण युक्त खाना मिलना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड डे मील, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिड डे मील। वो स्कूल के तहत मिले, जैसे कि
स्कूल में शुरू किया गया था मिड डे मील। ठीक है, स्कूल में शुरू किया गया था मिड डे मील, किस लिए? कि उस बच्चे को जो है ना पोषण युक्त खाना मिले। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया मिड डे मील पोषण युक्त, जैसे कि बड़े बुजुर्ग के लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको भी मिलता है राशन कार्ड के द्वारा मिड डे मील। उनको भी क्या मिलता है? राशन कार्ड के द्वारा क्या मिलता है? मिड डे मील। तो और यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 47 में ही बोलता है कि नशीली दवाइयाँ, जैसे कि पहले सिरप आता था कोरेक्स, पहले एक खांसी का सिरप आता था कोरेक्स, तो क्या हुआ नशीली दवाइयाँ, उसको पीने के बाद क्या करता था लड़का, उसको पूरा सिरप को ही पी जाता था, उसको पूरा सिरप को ही लड़का पी जाता था, तो उसको क्या बोलते हैं? नशीली दवाइयाँ। उससे नशा आता था, उसको क्या होता था? नशा आता था। एक टाइम वो बिहार में बहुत चला था, जब शराब बंद हुआ था तो लड़का कोरेक्स पीना स्टार्ट कर दिया था। कोरेक्स पीना स्टार्ट कर दिया था, उसको क्या बोलते हैं? नशीली दवाइयाँ। और शराब पर क्या है? प्रतिबंध। यहाँ पर बोला गया कि नशीली दवाइयाँ और शराब पे क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना है। अगर नशीली दवाइयाँ, इसको क्या करता था लड़का? कोरेक्स पी के सूझ जाता था और दिन भर नशा में रहता था। तो यहाँ बोला कि जो नशीली दवाइयाँ, कोरेक्स अब आना बंद हो गया बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 47 बोलता है कि नशीली दवाइयाँ और शराब पर क्या करना है? प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर शराब पर प्रतिबंध कोई राज्य लगा देगा तो क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि मेरे स्टेट में क्या किए, शराब आप क्यों बंद कर दिए। ऐसा आर्टिकल आर्टिकल क्या बोल रहा है? 47 है। हाँ, आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? नशीली दवाइयाँ और शराब पर क्या है? प्रतिबंध लगाना है। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। तो नशीली दवाइयाँ और शराब पर क्या है? प्रतिबंध लगाना। अगर शराब पे प्रतिबंध लग गया तो आप क्या कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि शराब को खुलवा दीजिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अलाउ नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, राज्य का मर्जी है। राज्य चाहेगी तो शराब चालू रहेगी, राज्य नहीं चाहेगी तो शराब नहीं चालू रहेगी। अगर बिहार में आज शराब बंद हो गया, बिहार में आप शराब बंद हो गया तो उसको क्या कीजिएगा? आप सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं जाइएगा कि शराब को चालू करवा दीजिए। ठीक है, शराब को क्या कीजिए? चालू करवा दीजिए। तो यहाँ अनुच्छेद 47 क्या बोल रहा है कि बच्चों को क्या मिलना चाहिए? पोषण युक्त आहार मिलना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए? पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? नशीली दवाइयाँ और शराब पर क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। शराब के खिलाफ महात्मा गांधी जी भी क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, कि शराब नहीं चलना चाहिए। तब पर भी यहाँ आया, अंग्रेजों ने शराब सबको पिलाना सिखा दिया, बोला कि शराब पी के तुम घोलते रहो भारतीयों को, और हम क्या करेंगे? तुम्हारे देश को लूट के ले जाएंगे। तुम्हारे देश को क्या करेंगे? लूट के ले जाएंगे। यहाँ भारतीयों को शराब पी के उघड़ा देता था, कहता था तुम मजे में रहो, नशा में, हम क्या करेंगे? देश को लूट ले जाएंगे। अनुच्छेद 48 पर चर्चा करता है। 47 आप देख चुके हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 48 को। अनुच्छेद 48 बोलता है कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बोल रहा है कि कृषि, जो हम लोग खेती करते हैं, कृषि और क्या है? पशुपालन को बढ़ावा देगी कौन? सरकार क्या करेगी? बढ़ावा देगी। ठीक है, किस पे? कृषि पे। जैसे कि मार्कर गिर गया। हाँ, तो बोल रहे हैं कि कृषि और पशुपालन पर, जैसे समझिए कृषि है तो कृषि, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में जैसे कि जो भी मशीन है, जैसे कि ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर पे क्या है? ट्रैक्टर की थोड़ा सा रेटें कम रहती है। वही अगर इंजन ट्रैक्टर के कार में लगा दिए जाए तो कार कितना पावरफुल हो जाएगा? बहुत पावरफुल हो जाएगा और उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कृषि पशुपालन, मतलब कृषि, जो कृषि के क्षेत्र में मशीन है उस पर क्या है? टैक्स कम लगाया जाएगा, उस पर क्या है? टैक्स कम लगाया जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है? कृषि को बढ़ावा देना है। पशुपालन को भी क्या करना है? बढ़ावा देगी सरकार। कौन देगी? सरकार देगी। लेकिन इसमें एक बात और बोला गया कि दुधारू आर्थिक पशु, मतलब जो दुधारू पशु है, जो जैसे कि कोई भी गाय है वो दूध दे रही है, कोई भी भैंस है वो दूध दे रही है, बकरी है दूध दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया दुधारू पशु। ठीक है, और आर्थिक, जो मतलब पैसा, वो धन उससे आ रहा है, जिससे जैसे कि आप दूध बेचकर क्या कर रहे हैं? उससे धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? बोला गया दुधारू आर्थिक पशु के क्या कर सकते हैं? आप हत्या नहीं कर सकते। उसको क्या नहीं कर सकते? हत्या नहीं कर सकते। उसका हत्या आप कीजिएगा तो उस पर क्या हो जाएगा? आपके ऊपर केस हो जाएगा। उस पर क्या है? कोई केस हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि दुधारू आर्थिक पशु को क्या नहीं कर सकते? आप हत्या नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 48 क्या बोला कि कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगी और क्या करेगी? आप दुधारू पशु को क्या कर सकते हैं? हत्या नहीं कर सकते। आप कोई भी गाय को नहीं मार सकते। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे? दुधारू आर्थिक पशु क्या? हत्या नहीं करना। अब हम लोग देखते हैं 48 में क्या कहता है। 48 का को देखते हैं। 48 तो हम देख चुके हैं, 48 का है। 48 का बोलता है कि पर्यावरण, वन जीव को रक्षा करना। जैसे कि पर्यावरण, गाछ वृक्ष है, गाछ वृक्ष को क्या करना है? हमको रक्षा करना है। गाछ वृक्ष को क्या करना है? रक्षा करना है। अब पर्यावरण जो जीव है, जैसे कि हाथी का क्या करता है? कभी कभी क्या करता है? गोला बनाकर कहीं रख देता है, जो हाथी को मारने का उपाय लगाता है। ठीक है, उससे क्या करता है? बम विस्फोट करके क्या करता है? हाथी को
मार देता है, उसको क्या करता है, बम विस्फोट करके हाथी को मार देता है। जैसे कि गेंडा को मार देता है, किस लिए, उसके सींग के लिए। हाथी को मार देता है उसके क्या करना, उसके दांत के लिए। तो यहाँ पर बोला गया पर्यावरण और वन्य जीव, यहाँ पर क्या बोला गया, पर्यावरण और वन्य जीव को क्या करना है, रक्षा करना, उसको क्या करना है, देखभाल करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आप नुकसान पहुंचा दे तो आपको यहाँ पे क्या कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। पर्यावरण गाछ वृक्ष को आप क्या कर सकते हैं, काट नहीं सकते अब। और जो उसमें वन्य जीव रह रहे हैं जैसे कि हाथी है, गेंडा है, शेर है, ये सबको क्या कर सकते हैं, आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनकी रक्षा कर सकते। इसीलिए खोला गया क्या नेशनल पार्क खोला जाता है। काजीरंगा है बिहार में, जैसे कि है, बहुत सारा है, असम में है। तो ये सब नेशनल पार्क इसीलिए खोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, पर्यावरण और वन्यजीव की रक्षा करना। इसको कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कौन, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। कब, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो इसको आप 48 का को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं 49 को, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं किसको, 49 को, कि 49 क्या बोलता है। तो चलिए आइए 49 पे चर्चा करते हैं। 49 बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय स्मारक जो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थान, राष्ट्रीय स्मारक जो है जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट है, लाल किला, इसको क्या करना है, रक्षा करना। जो स्मारक है जैसे कि शहीदों का स्मारक है, ठीक है, शहीदों का स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व है। जैसे लाल किला पे हमारे क्या होता है, तिरंगा फहराते, झंडा फहराते। तो लाल किला कहाँ बोला गया, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान। क्या बोला गया, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का क्या करना है, संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण करना। जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट, इस सब का क्या करना है, संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण करना है। ये सब क्या राष्ट्रीय महत्व का चीज़ है, ये सब क्या राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है। तो अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का क्या करना है, संरक्षण करना है, उसका देखभाल करना, ना कि उसको क्या करना है, नुकसान पहुँचाना। नुकसान पहुँचाना कतई नहीं है। अगर आप इसको नुकसान पहुँचाते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कब देख चुके हैं, और ये 49 तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 50 और 51। उसके बाद हम लोग एक स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे 51 का को। तो चलिए आइए हम लोग 51 को 50 को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 50 को। आर्टिकल 49 तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या आर्टिकल 50 को और आर्टिकल 51 को, ठीक है, कि आर्टिकल 50 में क्या बोल रहा है। तो आर्टिकल 50 को चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 50 में बोल रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करना है, पृथककरण करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना, अलग रखना। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों की कार्यपालिका जो होंगे वो क्या है, न्यायपालिका का अलग होंगे, न्यायपालिका से क्या होंगे, अलग होंगे। अगर दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाते तो दोनों क्या होंगे, लोकतंत्र के लिए घातक होंगे। लोकतंत्र के लिए क्या होंगे, घातक होंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करना है, पृथककरण करना, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग रखना। जैसे कि बात के माने बताइए, समझिएगा, ठीक है। जैसे कि संसद कोई कानून बनाया, ठीक है, संसद अगर कोई कानून बनाता है, अगर संसद कोई कानून बनाता है, ठीक, और यहाँ क्या है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोनों में अगर 60 गांठ रह गया तो अगर संसद गलत कानून भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, न्यायपालिका उसको पास कर देंगे, ठीक है। न्यायपालिका उसको क्या करेंगे, पास कर देंगे। अगर संसद कोई गलत कानून भी बना देता है तो क्या करेंगे, न्यायपालिका पास कर देंगे। तो इसीलिए बोला गया कि न्यायपालिका को क्या करना है, कार्यपालिका से अलग रहना। तो यहाँ पर बोला गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना है, पृथककरण करना है, मतलब दोनों को अलग रहना, दोनों पे क्या करना है, 50-50 कर देना है दोनों को, ठीक है, अलग रहना। तो इसीलिए बोला गया कि संसद कोई ऐसा कानून ना बनाए जो कार्यपालिका पास कर दे, जो जनता के हितों के लिए ना हो, जो जनता के हितों के लिए क्या हो, घातक हो। तो इसीलिए बोला गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना है, पृथककरण करना है, मतलब अलग रखना है। सॉरी। अनुच्छेद 51। अब अनुच्छेद 50 को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 51 को। क्या बोला गया कि अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करके रखना है, मतलब दोनों को अलग रख करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 51 को, ठीक है। अनुच्छेद 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब हमको क्या करना है कि अंतर्राष्ट्रीय में, पूरा अंतर्राष्ट्र में क्या करना है, सुरक्षा करना है, ठीक है। उस वहाँ पे क्या करना है, प्रचार प्रसार, वहाँ पे क्या करना है, पूरा अंतर्राष्ट्र में हमको क्या करना है, शांति व्यवस्था बनाना है, सुरक्षा व्यवस्था करना है, उसको क्या करना है, अभिवृद्धि करना, मतलब बढ़ाना, उसको क्या करना है, बढ़ाना। यहाँ पर अनुच्छेद 51 क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है, शांति सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ाना, अभिवृद्धि करना है, ठीक है। किसको, शांति और सुरक्षा को। तो हम लोग यहाँ पे देख लिया 50 और 51। तो हम लोग 36 to 51 का चर्चा कर चुके हैं। आर्टिकल 36 to आर्टिकल
36 to 51 का क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या, आर्टिकल 51 का, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य। पहले यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि हम लोग चर्चा किए मौलिक अधिकार, फिर हम लोग चर्चा क्या किए, डीपीएसपी राज का नीति निर्देशक तत्व कि राज्यों को क्या क्या अधिकार होंगे जनता के ऊपर, राज्यों के कौन कौन सा अधिकार जनता को देंगे, कौन कौन सा अधिकार नहीं देंगे। उसके बाद अब यहाँ बोला गया कि जनता का क्या क्या अधिकार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो 51 का में, आर्टिकल 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो हम लोग कहाँ से कहाँ देख लिया, 36 to 51 देख लिया। 51 का को, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, वीडियो खत्म होता है, यहाँ पे मेरा क्लास समाप्त होता है। उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में 51 का को देखेंगे पूरा, उस पर एक क्लास वीडियो चलेगा। ठीक है, 30 मिनट का लगभग उस पर भी वीडियो बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, मेरा क्लास खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।